हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है वो अपने नया चैप्टर फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने जा रहा है। आपका फेवरेट चैप्टर वैसे देखने जाए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको 11th-12th में ये चैप्टर करने में बहुत मज़ा आती होगी। एकदम ही इजी चैप्टर है, बट अगेन मैं जो है वो बहुत ही बेस से जो है वो समझाऊंगा, सारी चीज़ें आपकी बेस से क्लियर करूंगा। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमें फाइनल अकाउंट क्यों बनाने पड़ते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने के पीछे का पर्पस जो है वो क्या है, तो समझना। आप फॉर एग्जांपल जो है वो स्कूल में पढ़ाई करते थे। अब स्कूल में आपने पूरे साल पढ़ाई की, पर टीचर को ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाई की है वो सही से की है या गलत की है? तो सीधी बात है, आपकी एग्जाम ली जाएगी और उस एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वही आपका जो है वो पढ़ाई का स्टेटस बताएगा कि आपने पढ़ाई अच्छी की है या गलत की है। बिजनेस में भी वही चीज है। पूरे साल आप बिजनेस करते हो, बहुत सारे खर्चे करते हो, इनकम्स होती है, पर एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस ओनर को भी तो ये जानना पड़ता है ना कि भाई ये जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है उसने कैसा काम किया है। पूरे साल के दौरान मुझे फायदा हुआ है या मैं नुकसान में चल रहा हूं। अंधे तीर तो नहीं लगा सकते ना कि भी आप जो नुकसान में धंधा करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, और एंड में जाके पता चले कि भी अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो परफॉर्मेंस आपका पूरे साल का कैसा है वो चेक करने के लिए आपको जो है वो फाइनल अकाउंट्स बनाने बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम जो है वो ये फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब एकदम बेसिक से पहले से अगर बताऊं मैं आपको, तो अकाउंटिंग प्रोसीजर हमने फर्स्ट लेक्चर में भी समझी थी। अब मैं वापस जो है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर आपको याद करवा देता हूं। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर जब हमने समझी थी तो हमने ये समझा था सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग का होता है जर्नल एंट्रीज, जिसको हमने चैप्टर 2 यूनिट 1 में समझा था अच्छे से। उसके बाद आपका प्रोसीजर होता है लेजर पोस्टिंग, तो चैप्टर 2 यूनिट 2 में हमने समझा था। और उसके बाद आपका थर्ड पार्ट जो होता है वो आता है आपका ट्रायल बैलेंस। ये तीनों चैप्टर्स हमने जो है वो ऑलरेडी कर लिए थे, क्योंकि कोई भी चीज है अकाउंटिंग अगर आपको करनी तो सबसे पहला स्टेप आपका जर्नल एंट्रीज होगा, फिर उसके बाद लेजर्स क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, और उसके बाद जो है वो आप बनाते हो क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी प्रोसीजर तो हमने ऑलरेडी समझ ली है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है ये सारी चीजें हमने समझ ली है। अब जो है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर जो है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, तो समझना यहां पे ध्यान से। तो एक तो आपके इनकम स्टेटमेंट्स बनते हैं। अब ये दो अकाउंट आपके बनते हैं, एक आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तीसरा क्या बनता है, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट कोई अकाउंट नहीं है, वो आपके बिजनेस की पोजीशन बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, बैलेंस शीट। एक स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस की पोजीशन बताता है एक पर्टिकुलर डेट पे। इस पे हम आएंगे। पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो इतने जो है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ये तो हम सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं, कंपनीज की और उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान से पूरा प्रोसीजर समझना, मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से वापस जो है वो चीजें को तोड़ के थोड़ा समझा रहा हूं। समझना, हमने ये समझा कि पहले सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होती है, उसके बाद आप लेजर पोस्टिंग करते हो, उसके बाद जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। अब ट्रायल बैलेंस जब बनता है तो ट्रायल बैलेंस में बहुत सारी चीजें होती है। अगर उनको हम क्लासिफाई करें तो सबसे पहला जो है वो होता है क्या, इनकम्स या गेन। दूसरा आपका होता है एक्सपेंसेस या लॉसेस।
तीसरा आपका ट्रायल बैलेंस में कुछ दिखता है जैसे कि असेट्स, और चौथा आपका ट्रायल बैलेंस में दिखता है क्या, लायबिलिटीज। अब इनकम्स एंड गेन का हमेशा जो है वो आपको क्रेडिट बैलेंस दिखता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस का हमेशा आपको जो है वो डेबिट बैलेंस दिखता है, और असेट्स का हमेशा आपको जो है वो डेबिट बैलेंस दिखता है, और जो भी लायबिलिटीज होता ही है उसका हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस दिखता है। ठीक है, प्रोसीजर समझना क्या होता है। तो ये जो असेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, ये असेट्स एंड लायबिलिटीज आपकी जो है वो दिख जाती है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसका तो काम यहां पे ही खत्म हो गया कि भी सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज जो ईयर एंड में बच गई है आपकी, उनको आप जो बैलेंस शीट में एज इट इज दिखा देते हो। असेट्स को असेट साइड दिखाते हो, लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड दिखा देते हो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अब इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात हम करें तो समझना, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस में सबसे पहले जो आपकी डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर क्या होता है डायरेक्ट इनकम, क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट इनकम मतलब ऐसी इनकम्स आपकी जिसपे पूरा बिजनेस आपका बेस्ड है। ठीक है, मतलब मेन बिजनेस आपका जो है जिससे आपको मेन इनकम हो रही है वो डायरेक्ट इनकम है। और डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, जैसे कि भी आप जो है वो बोतल बना के बेच रहे हो। ठीक है, तो ये बोतल बनाने, आप बोतल बेचना आपका मेन बिजनेस है, तो इस बोतल को बेच के जितना भी आपको इनकम होगा वो सारी आपकी डायरेक्ट इनकम सेल्स मानी जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या कि भाई इस बोतल को बनाने के लिए आप जो भी मटेरियल खरीद के लेके आ रहे हो उस पे ऊपर जो खर्चा हो रहा है, तो इन शॉर्ट इस बोतल को बनाने का जितना भी खर्चा आपका हो रहा है, परचेस का, वेजेस का, डायरेक्ट एक्सपेंस का, तो ये सब कुछ जो है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो इन सबको जो है प्लस स्टॉक एंड स्टॉक, इन सबको आप जो है वो ट्रांसफर करते हो कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ये ट्रांसफर करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट से आपको, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने से आपको एक रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये रिजल्ट हो सकता है इसका। ये रिजल्ट आ जाने के बाद ये रिजल्ट को आप ट्रांसफर करते हो कहां पे, पीएनएल अकाउंट में। साथ साथ में रिजल्ट के साथ आप इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम को भी जो है, इनको भी आप ट्रांसफर करते हो कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये करने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके आपको मिलता है क्या, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको मिला, इसको आप जो है वो अल्टीमेटली ट्रांसफर कर देते हो कहां पे, एंड आपका हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से जो है वो पूरी फाइनल अकाउंट की प्रोसीजर चलती है। तो इससे हुआ क्या समझना, इनकम एंड एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहे थे, वो सारे ही अकाउंट्स को आपने जो है वो ट्रांसफर कर दिया सबसे पहले कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में।
ठीक है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्लोज हुआ, उससे जो भी बैलेंसिंग फिगर निकला उसको आपने बोला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसको क्लोज करने से आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकला उसको आपने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। साथ साथ में ट्रायल बैलेंस में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स थी उनको भी आपने जो है वो ट्रांसफर कर दिया कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होने पे आपको मिला नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आया उसको आपने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, कैपिटल अकाउंट में। अब ये चीज समझना, ये जितनी चीजें ट्रांसफर होती गई वो साथ साथ में क्लोज होती गई, तो एट द ईयर एंड हुआ क्या समझना। ये जो है ना इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स थे और इन नॉमिनल अकाउंट्स को सारों को आपने क्लोज कर दिया। अल्टीमेटली ये नॉमिनल अकाउंट सारे ही जो है वो कहां पे जाके गए, कैपिटल अकाउंट। आपने एक्सपेंसेस सारे लिखे, आपने इनकम सारी लिखी, उसका एक नेट फिगर आपका आया और वो नेट फिगर आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस था, उसको भी आपने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, कैपिटल अकाउंट में। तो ईयर एंड पे कोई भी नॉमिनल अकाउंट्स आपके बचे ही नहीं और एट द एंड ऑफ द ईयर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, असेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसको आप नेक्स्ट ईयर जो है वो क्या कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हो। समझे? तो बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरह से क्लोज होते हैं, सारे इनकम एक्सपेंसेस सारे नॉमिनल अकाउंट्स को आप क्लोज कर देते हो ट्रेडिंग पीएनएल में। ट्रेडिंग पीएनएल का जो भी रिजल्ट आता है उसको भी क्लोज करते हो कैपिटल अकाउंट, और एट द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ बचता तो है क्या, असेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हो। एक्सपेंस और इनकम को कभी भी आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते बेटा। क्लियर? ठीक है। अब ये जो आप ये ट्रांसफर कर रहे हो उसकी हमें क्लोजिंग एंट्रीज करनी पड़ती है। ये क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है तो उसको सीधा बुक से ही समझते हैं। वैसा आपको ये सारी चीजें पता ही होगी बट फिर भी एक बार समझ लेते। क्लोजिंग एंट्रीज, देखो प्रोसीजर समझते जाना ध्यान से। सबसे पहले आप जो है वो हमेशा क्या करते थे, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो है वो परचेज कुछ लिखते थे और उस परचेज में से आप जो है वो रिटर्न को माइनस कर देते थे। और वो रिटर्न क्या ऐसे ही ऑटोमेटिकली उड़ के माइनस होके आ जाता है क्या, उसकी भी हमें जो है वो एक एंट्री करनी पड़ती है। तो यहां पे समझना, सबसे पहले आप क्लोज करते हो क्या, परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न को कहां पे क्लोज करोगे, परचेज अकाउंट में क्लोज करोगे। अच्छा, परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको आप क्लोज करोगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे परचेज रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हो गया और ये कहां पे क्लोज हुआ, परचेज अकाउंट में। ठीक है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न का जो है वो कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट बैलेंस। तो अगर उसको क्लोज करना है आपको तो सेल्स रिटर्न को क्लोज करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट बैलेंस था, और सेल्स को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, तभी जाके आप जो ट्रेडिंग अकाउंट में वहां से माइनस करके बताते हो। ये एंट्री के थ्रू, ऐसा कोई भी अकाउंट बनता है अकाउंट्स में तो वो ऐसा वो सब प्लस माइनस आप ऐसे लिख दोगे और उससे नहीं हो जाता है। हर एक चीज की एंट्री होती है, एंट्रीज समझो, एंट्रीज करोगे तब जाके वो चीज वहां पे दिखेगी उतने अमाउंट से। ठीक है। तो ये दो एंट्रीज ट्रांसफर करने के बाद आपका नेट सेल्स नेट परचेज मिल गया। अब जो है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आप ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस ट्रांसफर करते हो, परचेज का बैलेंस ट्रांसफर करते हो, सारी डायरेक्ट एक्सपेंस का बैलेंस ट्रांसफर करते हो। ट्रांसफर करते हो मतलब क्या, इन सब का ट्रायल बैलेंस में जो है वो कौन सा बैलेंस दिख रहा होगा, डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा, खर्चे है सारे, उनको आपने जो है वो ट्रांसफर किया। तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब को मैं क्या करूंगा, इन सब को मैं करूंगा क्रेडिट, तभी जाके क्लोज होंगे ना वो अकाउंट्स। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कुछ अमाउंट आ गई, फिर आपने डायरेक्ट इनकम्स जिसको हम सेल्स बोलते हैं प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इनको भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। तो ट्रेडिंग अकाउंट कुछ अमाउंट से डेबिट हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ अमाउंट से क्रेडिट हुआ। उसके बाद जो भी नेट डिफरेंस आपका बचेगा उस नेट डिफरेंस को आप जो है वो क्या बोलते हो, लेट्स से अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस लॉस को अभी एग्जांपल में मैं नहीं ले रहा हूं, लेट्स से अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया
तो ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस बचेगा? डेबिट बैलेंस बचेगा और आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बोल के समझा रहा हूं, इसको प्रैक्टिकली थोड़ी देर में ही समझेंगे, तुरंत आपको जो है वो सारी चीजें क्लियर अच्छे से हो जाएगी। अभी 2 मिनट सिर्फ सुन लो, एंट्रीज अपने रीड आउट कर रहे ताकि आपको रिवाइज हो जाए और फिर जो अपने सम्स पे आएंगे, सम्स में सारी चीजें अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज क्या होगी? सिंपल है, इधर आपने एक नया अकाउंट खोला, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट आपने यहाँ पे बंद किया, जो भी डिफरेंस आपका आया था, ट्रेडिंग अकाउंट को आपने बंद किया और एक नया अकाउंट आपने ओपन किया जिसको आपने बोला क्या? ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो अभी आपने पहली बार इसको क्रेडिट किया, अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे क्लोज हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आपने इनडायरेक्ट इनकम्स को ट्रांसफर किया, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकती है, बैड डेट रिकॉर्ड हो सकता है, अदर इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है। अच्छा, इनकम का ट्रायल बैलेंस में इन सब का कौन सा बैलेंस दिख रहा होगा? तो ट्रायल बैलेंस में इन सब का जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा। इन सबको आपने ट्रांसफर करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो जगह पे क्रिएट हुआ, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट आया और बाकी दूसरी सारी जो है वो इनकम्स आपकी आ गई। इसके बाद आप सारे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करते हो। अच्छा, एक्सपेंसेस का ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस दिख रहा होगा? डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा। ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इन सबको क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे दो जगह पे क्रिएट हुआ और यहां पे डेबिट हुआ। ये सब कुछ करने के बाद आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, नेट। अब वो नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट लॉस भी हो सकता है। अगर नेट प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट में आपका डेबिट साइड डिफरेंस आएगा, मतलब ये जो पीएनएल अकाउंट बनता है, ठीक है, तो उसमें ये जो डेबिट साइड होती है, उस डेबिट साइड आपका डिफरेंस आएगा और उसको आप बोलोगे क्या? नेट प्रॉफिट। ये एंट्री करने के बाद आपका पीएनएल अकाउंट भी जो है वो क्या हो गया? क्लोज हो गया और एक अब नया अकाउंट ओपन हुआ, क्या? नेट प्रॉफिट अकाउंट। नेट प्रॉफिट को भी आप ट्रांसफर कर दोगे। अच्छा, इसका कौन सा? पहले एंट्री में आपने क्या किया? इसको क्रेडिट किया, अब इसको भी ट्रांसफर कर दोगे कहां पे? कैपिटल अकाउंट में जो है वो, उसमें आप डेबिट करोगे। क्लियर? इस तरह से पूरी क्लोजिंग एंट्रीज की प्रोसीजर चलती है। ये एंट्रीज करने के बाद आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में सारे ही नॉमिनल अकाउंट्स, मतलब सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं और एंड में बचता क्या है? एंड में बचता है सिर्फ और सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब यहां पे एक और चीज क्लोजिंग एंट्रीज के साथ आपको करनी पड़ती है। जब ड्राइंग्स की एंट्रीज करते हो तब ड्राइंग्स अकाउंट को हमेशा क्या करते हो? डेबिट करते हो। फिर ये ड्राइंग्स क्या है? आपका विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ही तो है। तो ये जो आप ड्राइंग्स अकाउंट को हर बार डेबिट करते हो, उसको ईयर एंड में ड्राइंग्स अकाउंट को भी हमें क्लोज करना पड़ता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे और डेबिट क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट। ये सब कुछ करने के बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट इस तरह से बन जाता है। एक बार फॉर्मेट पे सिर्फ नजर घुमा लो, बाद में अपने सम्स पे आएंगे। ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, परचेज, नेट ऑफ रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है? फ्रेट आ सकता है, कैरेज इनवर्ट, कस्टम, इंश्योरेंस, वेजेस, गैस, वाटर, फ्यूल, फैक्ट्री, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो आपके परचेज के रिलेटेड है। अगर आपने परचेज किया ही नहीं होता तो वो खर्चे भी नहीं होते। ऐसे खर्चों को हम जो है वो क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आपके जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट इधर या तो ग्रॉस लॉस इधर। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका इधर ट्रांसफर हो गया पीएनएल अकाउंट में। अगर ग्रॉस लॉस होता तो वो यहाँ पे ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट में। ये सारे ही आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाले, प्रोविजंस क्रिएट किए, इधर आपने सारी इनडायरेक्ट इनकम्स लिखी और उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिल गया जिसको आप बोलते हो क्या? नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे आपको अगर इस साइड डिफरेंस आ रहा है तो इस साइड आपको जो है वो क्या बोलना है? इसको नेट लॉस। क्लियर? इस तरह से आपका जो है वो ट्रेडिंग पीएनएल बना। कुछ इधर ट्रांसफर हुआ, वो सारे अकाउंट क्लोज हुए, ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज हुआ, उसको ट्रांसफर किया पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट क्लोज हुआ, उसको ट्रांसफर किया नेट प्रॉफिट अकाउंट में। नेट प्रॉफिट अकाउंट भी क्लोज हुआ, उसको आपने ट्रांसफर किया कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। इससे सारे अकाउंट क्लोज हो गए और ये एंड में आपका ईयर एंड में बचता है ये असेट्स और ये लायबिलिटीज। क्लियर? सिंपल था।
लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स पे हम बाद में आएंगे, पहले ये क्लोजिंग एंट्रीज के जो है वो हमें सम्स करने हैं। तो वन बाय वन सारे ही सम्स को जो है वो कवर कर लेते हैं। एकदम ही इजी सम्स है, साफ इजी सम्स है। आपको ऐसा लगे कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो, पर ठीक है, मुझे स्टडी मटेरियल के सारे ही क्वेश्चंस करवाने तो मैं करवाऊंगा। अगर आपको फास्ट 2x की स्पीड पे देखना है तो आप वो भी कर सकते हो, आराम से देखना है, प्यार से देखना है भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको कुछ डिटेल्स दी गई है। देखो पहले ही बता दो कि ये जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं है, ऊपर कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कि भी ट्रायल बैलेंस एज ऑन इस डेट का है। ये सिर्फ हमें लेजर्स के बैलेंसेस दिए गए हैं, तो उस हिसाब से सोचना, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में कंसिडर कर लो तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, और वो आप बताते हो कहां पे, असेट साइड। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे, तो सिर्फ आपको याद करवा रहा हूं। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस नहीं है, ध्यान रखना खास, ठीक है। अब हमें करना क्या, इतनी चीजें आपको दी गई है और इससे हमें जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2022, और हमें क्लोजिंग एंट्रीज भी जो है वो पास करनी है। कर लेते, सॉल्व, सिंपल सम है। एक काम करते, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद जो है वो एंट्रीज करेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज पहले तो ये समझ लो कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट जो आपका बनता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का बनता है। वो मतलब एक साल आपका एक पीरियड है, तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 ये एक पीरियड है। इस पीरियड के दौरान आपके जितने भी इनकम्स, आपके जितने भी खर्चे हुए हैं, उनको आप पुट करते हो, और फिर आपको एक नेट फिगर मिलता है, क्या, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। क्लियर। तो मेरा सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि भी आप ऊपर जो हेडिंग दोगे वो हेडिंग किस तरह से दोगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, क्या नाम है इसका, एबीसी ट्रेडर्स, मेशर्स बीसी ट्रेडर्स, और ईयर एंडिंग और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ठीक है। अब समझना यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमें पता ही है, एक बार वापस अगर याद दिलवा दूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, के बाद आप परचेज लिखते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हो, यहाँ पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दिया गया है, तो यहाँ पे लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, या ओपनिंग इन्वेंट्री भी लिख सकते हो आप, 1 लाख। उसके बाद परचेजेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 परचेजेस, इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न्स दिए गए हैं, 6,72,000। इसमें
कैरेज इनवर्ड फिर आपको दिया गया है, कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, तो उसको भी आप जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखते हो। $30,000। फिर उसके बाद आपको वेजेस दिया गया है 50,000। उसके बाद सेल्स दिया गया है, तो सेल्स को आप जो है वो क्रेडिट साइड लिखते हो, सारी इनकम आपकी जो है वो क्रेडिट साइड आती है, बाय सेल्स। ये है आपका 11 लाख। अब रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब गुड्स इनवर्ड आया। कब गुड्स इनवर्ड आता है? जब आपने बेचा होता है और उसका रिटर्न आता है, तब रिटर्न इनवर्ड आता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? सेल्स रिटर्न। तो यहां पे आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर दोगे। ये क्यों माइनस होता है इसको हम एंट्री से हम बाद में समझेंगे। रिटर्न इनवर्ड आपका है 1 लाख, बाहर फिगर दिख जाएगा आपका 10 लाख। और रिटर्न आउटवर्ड, गुड्स आउटवर्ड जा रहा है, परचेज रिटर्न के केस में गुड्स आपका आउटवर्ड जाता है, तो वो आपका 72,000 माइनस हो जाएगा। परचेज रिटर्न 72,000, बाहर आ जाएगा 6 लाख। ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आप जो है वो यहाँ पे लिखोगे, बाय एंट्री, इसको आप स्टॉक भी बोल सकते हो, तो है 2 लाख रुपए। तो ये करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे ही आपको बैलेंसिंग फिगर मिले, क्रेडिट साइड भी आपको बैलेंसिंग फिगर मिल सकता है। अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपको मिल रहा है तो इसको आप बोलते हो क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपको बैलेंसिंग फिगर जो है वो इस साइड मिलता है तो इसको आप बोलते हो क्या? ग्रॉस लॉस। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा, तो 10 लाख प्लस 2 लाख माइनस 50,000 माइनस 30,000 माइनस 6 लाख माइनस 1 लाख। तो ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो मिला वो 4,20,000 मिल गया। ठीक है। यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर अगर मैं टोटल भी लिख दूं, अब यहां पे हमें जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज करनी है मेशर्स एबीसी ट्रेडर्स में। जल्दी से कर लेते क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेशर्स एबीसी ट्रेडर्स। अब सबसे पहली एंट्री जो है वो क्या होगी समझना। आप ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसको देखते जाओ और उसके हिसाब से एंट्री करते जाओ। क्लोजिंग एंट्रीज में आपने कौन सी चीज जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर की है, तो इतनी चीजें और इतनी चीजें आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर की है। ठीक है। अब सबसे पहले डेबिट साइड को अगर हम पकड़े तो ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्या किया है? ट्रेडिंग अकाउंट को हमने डेबिट किया और ये सारी चीजें हमने क्या कर दी है? क्रेडिट की है। तो इसके बेसिस पे ही हमारी एंट्री बन जाएगी। अच्छा, ये करने से भी पहले एक चीज खास ध्यान रखना कि हमने ये जो रिटर्न इधर से माइनस किए हैं, ये वाले परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, उसकी भी सबसे पहले आपको एंट्री करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो आप ये सारी चीजों को ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे। सबसे पहली एंट्री परचेस रिटर्न ट्रांसफर करने की कर देते, तो एंट्री बनेगी आपकी
परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और ये आपका हो जाएगा 72,000 से। अब ये एंट्री करने के बाद परचेज जो पहले 6,72,000 दिख रहा था वो अब आ गया कितने पे, 6 लाख पे। ठीक है, दूसरी एंट्री आपको करनी है सेल्स की, मतलब सेल्स रिटर्न राइट ऑफ करने की। तो सेल्स अकाउंट जो है वो आप डेबिट करोगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और ये आपका हो जाएगा 1 लाख से। इसके बाद ये दो एंट्री करने के बाद आपका परचेज जो है वो 6,72,000 वाला 6 लाख पे आ गया। सेल्स जो आपका 11 लाख वाला था वो आ गया कितने पे, 10 लाख पे। अब सारी चीजें जो है वो अपने एंट्रीज वेंट्रीज ट्रांसफर, मतलब ये जो आइटम्स है ओपनिंग स्टॉक परचेज ये सब कुछ अपने जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब तीसरी एंट्री आपकी क्या बनेगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो, यहां पे सबसे पहले आप ट्रांसफर करोगे ओपनिंग स्टॉक अकाउंट या ओपनिंग इन्वेंट्री बोल दो इसको, फिर अमाउंट आएगा इसमें 1 लाख। दूसरा आप ट्रांसफर करोगे परचेज को टू परचेज अकाउंट। अब परचेज जो है वो 6,72,000 नहीं है, यहां पे भले 6,72,000 दिया गया है बट हमने एक एंट्री की ना ऊपर, ये वाली एंट्री की वजह से आपका परचेज जो है वो 6 लाख पे आ गया। तो इधर परचेज लिखोगे कितना, 6 लाख। उसके बाद टू कैरेज इनवर्ड 30,000, टू वेजेस 50,000, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट 30,000, टू वेजेस अकाउंट 50,000। तो इससे आपका टोटल हो जाएगा 7,80,000। इसके बाद क्रेडिट साइड वाले आइटम्स को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो उसमें सेल्स आपका दिख रहा है 10 लाख से और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका दिख रहा है 2 लाख से, तो एंट्री बनेगी आपकी। अच्छा, उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो यहां पे सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब सेल्स में जो है वो अमाउंट आएगा आपका 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक में अमाउंट आएगा 2 लाख, और बाहर ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा 12 लाख टोटल। ठीक है, अब ये एंट्रीज करने के बाद आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एक बैलेंस खड़ा रह गया। कैसे बैलेंस खड़ा रह गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट को आपने यहाँ पे 7,80,000 से डेबिट किया और यहाँ पे उसको आपने क्रेडिट किया 12 लाख से, तो नेट ऑन नेट कुछ बैलेंस खड़ा है। तो वो कितने का बैलेंस है आपका, 4,20,000 का। उसी को ही तो आप बोलते हो क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, क्रेडिट 12 से हो गया है, डेबिट होना बाकी है, तो अब एंट्री क्या बनेगी समझना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट 4,20,000। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो आपकी क्लोजिंग एंट्रीज होती है। अब ये अभी हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का ही समझा है, इसके आगे पीएनएल अकाउंट वाला भी सम देख लेते तो हमें आइडिया आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सम है बेटा, मतलब अगर आपको एकदम बेसिक क्लियर है तो आप इसको 2x की स्पीड पे भी जाने दे सकते हो आज के लेक्चर को। कल से जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, एडजस्टमेंट्स अपने पढ़ेंगे, बट आज के लेक्चर में ये जो छोटे मोटे सम्स है उसको कवर कर रहे हैं फटाफट। ठीक है, अब तो ये वाला सम हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो इसी के ही कंटिन्यूएशन में है, और क्या बोला है कि भी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस ऑफ मेजर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 वेयर एज फॉलोस। ऊपर भी एबीसी ट्रेडर्स ही था, यहां पे भी एबीसी ट्रेडर्स ही है।
यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है कितना, 4,20,000, और कुछ आपको एक्सपेंसेस, कुछ आपको इनकम जो है वो दी गई है। इसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और हमें क्लोजिंग एंट्रीज भी देनी है। तो सबसे पहले काम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बना लेते, फिर जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज दे देते इनको भी। यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 2। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेशर्स ABC ट्रेडर्स फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2022। चल, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, तो साइड में कर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया था 4,20,000, और हमारा भी इस सम में जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो कितना आया था, 4,20,000 ही आया था। तो वो सम के कंटिन्यूएशन में ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो इधर आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000। उसके बाद ये सारे खर्चे हैं, ये सबसे पहले सैलरीज, तो यहाँ पे एक काम करते, 2 इधर करके ऐसे कॉमा लिख देते और फिर सीधा सैलरीज अकाउंट करके अमाउंट ही लिखते जाएंगे, 1,10,000। उसके बाद डिस्काउंट क्रेडिट वाला है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड ये है, आपको दिया गया है 18,000। उसके बाद डिस्काउंट डेबिट मतलब डिस्काउंट अलाउड, जो आपका खर्चा माना जाता है, तो 19,000। अकाउंट अलाउड अकाउंट 19,000। पेडेड 17,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन 65,000। लीगल चार्जेस 25,000। कंसल्टेंसी फीस 32,000। ऑडिट फीस 1,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000। उसके बाद टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम ₹12,000। उसके बाद स्टेशनरी 27,000। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स 70,000। तो ये सारे ही खर्चे और इनकम आपने जो है वो लिख दी, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, और इस बैलेंसिंग फिगर को आप बोलते हो क्या, नेट प्रॉफिट।
अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर मिले तो उसको आप बोलोगे नेट लॉस। तो यहां पे आपको नेट प्रॉफिट जो है वो मिल गया कितना, 43,000। अब इसकी अगर हम क्लोजिंग एंट्रीज करें तो क्लोजिंग एंट्रीज किस तरह से होगी समझना। सबसे पहले आपका पीएनएल अकाउंट में जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट लेके आने की एंट्री करोगे आप क्या, देखो यहां पे ऊपर जब हमने ये एंट्री की थी तब हमने ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट को लेके आ रहे हैं इस अकाउंट में तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और ये कहां पे आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 4,30,000। इससे ग्रॉस प्रॉफिट का अकाउंट जो ओपन हुआ था नया वाला वो क्लोज हो गया। अब उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो, अच्छा पहले एक काम करते, इनकम वाली जो एक ही चीज है उसको रिकॉर्ड कर देते। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को आपने डेबिट किया था, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, और ये आपका हो गया 18,000, ठीक है। अब सारी ही डेबिट साइड वाली आइटम जो है वो लिख देते हैं। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो क्या करोगे, डेबिट करोगे, और टू करके मैं थोड़ा सा जो है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा हूं ताकि ये जो लेबर वर्क है उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। वह है या टेक्नोलॉजी इतना भी साथ नहीं दे रही है कि भी वो हमें अमाउंट लिख के दे, तो अमाउंट हम लिख देते हैं। इतनी चीज़ें तो उसने लिख के दी, उसके लिए हम थैंकफुल है टेक्नोलॉजी का। तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे टू सैलरीज अकाउंट जो है वो हो जाएगा 1,10,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 19,000। टू डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 19,000। उसके बाद आपका बेड डेट्स हो जाएगा 17,000। उसके बाद एप्रिसिएशन हो जाएगा 65,000। उसके बाद लीगल चार्जेस हो जाएगा 25,000। उसके बाद कंसल्टेंसी फीस 32,000। ऑडिट फीस 1,000।
अब इतनी एंट्रीज करने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो यहाँ पे 18,000 से क्रिएट हुआ, 4,20,000 से क्रिएट हुआ और 3,95,000 से डेबिट भी हुआ है। तो नेट ऑन नेट जो है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड आपका डिफरेंस आएगा, जिसकी हमें नेट प्रॉफिट की एंट्री करनी पड़ेगी। और वो एंट्री क्या करेंगे हम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप डेबिट करोगे और 2 कर दोगे नेट प्रॉफिट अकाउंट, जो आपका बनता है 43,000। अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि भाई 4,20,000 प्लस 18,000 माइनस 3,95,000, 43,000 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और एंट्री बचती है कि भाई ये जो आपने नेट प्रॉफिट अकाउंट ओपन किया, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है और इसे भी हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। तो इसको क्लोज करने की एंट्री कर देंगे। तो इस केस में आप जो है वो नेट प्रॉफिट को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो नेट प्रॉफिट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट 43,000, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपकी क्लोजिंग एंट्रीज होती है। इतनी एंट्रीज करने के बाद देखो यहाँ पे दोनों सम्स को अब मर्ज में समझे, तो आपने इतनी एंट्रीज की। ये एंट्रीज करने के बाद देखो इधर आपका परचेज और वो सब क्लोज हो गया, परचेज सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये परचेज और ये सब कुछ क्लोज हो गया, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ये सब कुछ। अब उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस बचा, उसको आपने जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मान के उसको क्लोज कर दिया। फिर एक नया अकाउंट ओपन हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो है वो यहाँ पे इस एंट्री में क्लोज हो गया। फिर आपने डिस्काउंट रिसीव्ड को पीएनएल अकाउंट में क्लोज किया और ये सारे बाकी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको जो है वो आपने पीएनएल अकाउंट में क्लोज किया। इससे फिर पीएनएल अकाउंट में एक बैलेंस बचा, पीएनएल अकाउंट में बैलेंस बचा, उसको आपने बोला क्या, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और फिर नेट प्रॉफिट जो भी आपका था उसको भी आपने कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर दिया। इससे आपके सारे ही नॉमिनल अकाउंट्स ईयर एंड पे क्लोज हो जाते हैं और एंड में बचता क्या है, असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये चीज मैंने बार बार बहुत बार बोल चुकी है, आई होप आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ C1 मतलब इसमें देखो ये जो है वो दो ही ओ है, बाकी के ओ तो मैंने अपने हिसाब से क्या टाइप करते करते कंटाला आ रहा था तो दबा दिया ऐसे ही ओ, फिर उसको एज इट इज ही रख दिया मैंने, बैक स्पेस करके नहीं किया। तो नाम सिर्फ इतना ही है, बाकी के ओ तो जो है वो एक्स्ट्रा है। ऑन 31 मार्च 2022 ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है इस बार, और क्लोजिंग स्टॉक आपको जो है वो 2,70,000 एडजस्टमेंट में दिया गया है, जिसके हम दो इफेक्ट देंगे। और इस बार भी हमें क्या करना है, तो हमें क्लोजिंग एंट्रीज करनी है और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है। मैं अभी सिर्फ जो है वो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना दूंगा। क्लोजिंग एंट्रीज आपका होमवर्क है। अब क्लोजिंग एंट्रीज करना ऑब्वियस बात है, आपने कर ही लिया, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं आंसर जो है वो शीट में क्लोजिंग एंट्रीज का दे दूंगा। अगर आप चाहो तो आंसर सीधा देख लो, क्लास पीडीएफ जो आपकी है, जो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो क्लास पीडीएफ में इसका क्लोजिंग एंट्रीज का आंसर आपको मिल जाएगा। अभी मैं सीधा सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं और इस सम को मैं खत्म कर दूंगा। क्लियर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट।
और इसी के ही नीचे बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट दिया गया है। कैपिटल अकाउंट एक आपका वैसे देखने जाए तो लायबिलिटी है, तो उसको आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में नहीं बताते, तो ये आएगा ही नहीं आपका। इन्वेंट्रीज एज ऑन 1 अप्रैल 2021, ये ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे। 2 स्टॉक अकाउंट 2 लाख। उसके बाद कैश इन हैंड भी नहीं आएगा, मशीनरी अकाउंट भी नहीं आएगा, परचेज अकाउंट आएगा। क्या कोई रिटर्न है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, रिटर्न आपको कहीं पे भी नहीं दिया गया है। परचेज अकाउंट 18,20,000 आपको दिया गया है, तो यहाँ पे परचेज लिख देते हैं 18,20,000। पेजिस अकाउंट 10 लाख। उसके बाद सैलरीज अकाउंट पीएनएल अकाउंट में जाएगा। देखो, वेजेस जो है वो डायरेक्ट खर्चा है, सैलरीज जो है वो इनडायरेक्ट खर्चा है। वो सैलरी जो है वो डायरेक्ट परचेज से रिलेटेड नहीं है, इसको हम जो है वो पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे 10 लाख। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ₹50,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपका क्रेडिट साइड जाएगा पीएनएल अकाउंट में 30,000। उसके बाद आपको सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट दिख रहा है 2। ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा 6 लाख। उसके बाद सेल्स अकाउंट 50 लाख आपको दिख रहा है, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे 50 लाख। फिर उसके बाद सम्स ओइंग बाय कस्टमर ट्रेड रिसेबल 8,50,000, ये तो आपके डेटर्स है। ट्रेड पेबल्स ये भी नहीं आएगा। बस इतनी ही चीज़ें आपका जो है वो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में आएगी। तो अच्छा, एक और चीज़ रह गई, नीचे आपको कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है, कितना 2,70,000, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000। 50 लाख प्लस 2,70,000 माइनस 10 लाख माइनस 18,20,000 माइनस 2 लाख, तो 22,50,000 आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, यही ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे नीचे लेके आ जाओगे। $22,50,000
प्लस 30,000 माइनस 22 लाख, 6 लाख माइनस 50,000 माइनस 10 लाख, तो 6,30,000 आपका यहाँ पे जो है वो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। टू नेट प्रॉफिट अकाउंट। क्लियर, सिंपल सम था। देखो ये स्टार्टिंग के थोड़े बहुत सम्स एकदम ही बेसिक रहेंगे, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिए गए, इसलिए मेरे को मटेरियल के सारे सम्स कवर करवाने कंपलसरी है, इसलिए मैं ये सारे सम्स जो है वो करवा रहा हूँ आपको। अभी और 2-4 सम्स आपके जो है वो बेसिक बेसिक है। ठीक है, बाकी के बेसिक सम्स जो है वो अपने बाद में कवर करेंगे। आज के लेक्चर को यहाँ पे ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। कल भी थोड़ा बहुत पार्ट जो है बेसिक वाला होगा और फिर जो है वो एडजस्टमेंट्स पे हम आएंगे, और एडजस्टमेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां से सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर बड़े सम स्टार्ट होंगे। तो अभी ये वाला तो ठीक है 2x की स्पीड पे देख लिया, नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो जब एडजस्टमेंट वाला पार्ट होगा तब अच्छे से पूरा ध्यान से समझ के करना है, उसको स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।